कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आइए फ्रेंड, आज हम HP पुलिस का सेट 2 डिस्कस करेंगे और इस सेट 2 में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास किस प्रकार के सवाल हैं और हमें यानी आपको ये भी देखना होगा कि आपको इनमें से कितने सवाल आते हैं। अगर आप इनमें से आधे सवाल भी सही कर पाए तो समझना कुछ आपकी तैयारी ठीक जगह पर जा रही है। अगर आधे भी ना कर पाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत पीछे हैं और आपको बहुत सारी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो सेट 2 है ये। तो सेट 2 की शुरुआत कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 आपके सामने है सेट 2 का। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। एक ईडियम आपके सामने दी गई है, फुल स्टीम अहेड। ठीक है, फुल स्टीम अहेड आपके सामने एक ईडियम दी हुई है। आपको इसका सही अर्थ बताना है। मिस द ट्रेन बिफोर रीचिंग, मेक अ ट्रेन जर्नी, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन, मूव वेरी नॉइजली। फुल स्टीम अहेड का मतलब हो गया, फुल स्टीम अहेड का मतलब अहेड हुआ आगे की तरफ को जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मिस द ट्रेन बिफोर रीचिंग, ये तो बिल्कुल ही बेतुका सा आंसर, ये तो नहीं होगा। ट्रेन जर्नी करना, ये भी नहीं है। मूव वेरी नॉइजली, ये भी नहीं है। अगर एक जो लॉजिकल जो आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, कुछ डिटर्मिनेशन से जब आप आगे बढ़ते हैं उसे कहते हैं फुल स्टीम अहेड से आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए। सिनोनिम आपके सामने आ गया है, वर्ड है विली। विली का एग्जैक्ट जो है यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, फ्रैंक होगा, फ्रेंडली होगा, क्राफ्टी होगा या ऑनेस्ट होगा। ठीक है, फ्रैंक होगा, फ्रेंडली होगा, क्राफ्टी होगा या आपका ऑनेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि विली का मतलब क्या होता है। विली का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चालाक किस्म का व्यक्ति या चालाकी जिसके अंदर बहुत है। ठीक है, विली मीन्स चालाकी, चालाक। ठीक है, तो चालाक को जो यहाँ पे जो सबसे अच्छे वर्ड में सेटिस्फाई कर रहा है, देखो फ्रैंक तो नहीं होगा, फ्रैंक तो ओपनली बात करेगा, वो तो डरेगा नहीं। यहाँ पे चालाकी की बात हो रही है, फ्रेंडली भी नहीं होगा, ऑनेस्ट तो ईमानदार हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, सी, क्राफ्टी। क्राफ्टी भी एक चालाकी किस्म का व्यक्ति या चालाकी किस्म जिसके अंदर बहुत भरी पड़ी हो उसे यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल आंसर सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में सबसे सही शब्द इनमें से क्या लिखा जा सकता है। लुक एट द हिप्पो डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। ठीक है, लुक एट द हिप्पो डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। हिप्पो को देखिए, वो हैप्पीली रिवर में क्या कर रहा है, स्टैमरिंग कर रहा है, स्प्लैशिंग कर रहा है, क्रैकलिंग कर रहा है या शटरिंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखो, जब हिप्पो पानी में जाएगा तो क्या करेगा, उछल कूद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले शब्द को अगर मैं देखूँ, स्टैमरिंग, स्टैमरिंग का मतलब आप समझते ना, स्टैमर करना, हकलाना, जिसको बोलने में दिक्कत होती है या बोलते टाइम रुक जाता है, देखे होंगे आपने ऐसे स्टूडेंट्स का, है ना। उसके बाद है स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग का मतलब होता है जब कोई पानी किसी चीज़ के ऊपर पड़ता है और काफ़ी शोर सा आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरे शब्द क्रैकलिंग की तरफ जाएं तो क्रैकलिंग का मतलब होता है लगातार एक प्रकार की आवाज़ आते रहना बिना रुके। ठीक है, स्पटरिंग क्या हुआ, स्पटरिंग में बहुत ही तेज तर्रार धमाकेदार साउंड्स आते हैं। ठीक है, अब हिप्पो जब पानी में खुश है तो क्या स्टैमरिंग करेगा, हकलाएगा, तो ये तो नहीं हुआ। क्रैकलिंग करेगा, नहीं। ठीक है, शॉर्ट छोटे छोटे साउंड आना, शार्प साउंड आना, नहीं। शटरिंग बहुत ज़्यादा जोर की आवाज़ आना, ये भी नहीं होगा। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग में एग्जैक्टली क्या होगा, जब पानी के साथ खेलेगा, पानी को अपने ऊपर फेंकेगा तो ज़ोर से क्या होगी, हल्की हल्की पानी के गिरने की आवाज़ें आएंगी। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। स्टैमरिंग समझ गए, क्रैकलिंग समझ गए,
शटरिंग समझ गए आप, है ना। मैंने शब्दों के अर्थों को समझा दिया है। तो चलिए फ्रेंड अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ में आप इसे देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। अगला सवाल है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, पैलेस, पैडल, पैकेट या पेंट। बिल्कुल आसान। पैकेट की स्पेलिंग देखो सही है, नहीं है सर, ए होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक भरना है। इन द ईयर 1973 देयर वर ओनली 9 टाइगर रिजर्व बट डैश द नंबर हैज राइजन टू 50। ठीक है, 1973 में 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते, लेकिन अब नंबर जो है राइज हो चुके कितने, 50। अब ये कैसे हुए, ग्रेजुअली हुए, टेक्निकली हुए, एडमेंटली हुए या कॉन्सिक्वेंटली हुए। देखो टेक्निकली, तकनीकी तौर पे तो कोई चीज़ यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं लग रहा है कि तकनीकी तौर पे बड़े नंबर, नहीं। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप बड़े, नहीं। परिणाम स्वरूप तो तब बढ़ता जब यहाँ पे वो बताता कि इस वजह से बड़े। तो बी और डी तो बिल्कुल गलत आंसर है। देखो ग्रेजुअली शब्द का यदि आपको मतलब पता है तो ग्रेजुअली का मतलब होता है ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, तो वो तो सही बात है। 1973 में 9 थे, अब ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुँच गए, 50 में पहुँच गए। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ प्लेस वेयर एंटीक्स वर केप्ट। एंटीक्स को कहाँ रखा जाता है, बहुत ही आसान, इसके ऊपर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। म्यूजियम, संग्रहालय में पुरानी वस्तुओं को, जो इंपॉर्टेंट वस्तुएं होती है वहाँ पे रखा जाता है, यानी म्यूजियम। ठीक है, तो फिर रिजॉर्ट, ऑर्फनेज और हैंगर क्या होता है। देखो रिजॉर्ट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, हॉलीडे मनाने के लिए जहाँ पे जाते हैं और जहाँ ठहरते हैं, उसे वो एक रिजॉर्ट का प्लेस होता है। ऑर्फनेज क्या हुआ, अनाथालय, जिनके बेटों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया होता है, अनाथालय। ठीक है, अनाथालय। उसके बाद और क्या हो सकता है आपका, या जिसके माता पिता ना रहे हो, दोनों तरफ से। ओके, हैंगर। हैंगर क्या हुआ, देखो हैंगर ये वो वाला हैंगर जिसपे कपड़े टंगाए जाते हैं, ये हैंगर है HANGAR वाला। हैंगर शब्द का यहाँ पर मतलब होगा जहाँ पर बड़े बड़े प्लेन्स को रखा जाता है, ऐसा स्थान जहाँ पर प्लेन्स को, एरोप्लेन्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो अब समझ में आ गया एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो दैट मीन्स एग्जैक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसे PDF में देख लेना, मैंने समझा दिया है। अगला सवाल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया फिर से भाई। आपसे पूछा पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट और म्यूजिक के क्षेत्र में परफेक्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। हमेशा याद रखना, जो किसी फील्ड में, चाहे वो कोई प्रकार की आर्ट है या म्यूजिक या कुछ भी है, अगर वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है तो वो उसका क्या कहा जाता है, एमेच्योर। क्या कहा जाता है, एमेच्योर। प्रो जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको पूरी की पूरी महारत हासिल होती है। एमेच्योर इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। बाकी शब्द आंसर क्यों नहीं हुए, तो समझो। पैट्रन जो वर्ड होता है वो क्या होता है, पैट्रन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो म्यूजिक कलाकारों की, आर्टिस्ट की, जो गाने लिखते हैं राइटर्स की, और जो म्यूजिशियन संगीत देते हैं, इस यानी सरल भाषा में कलाकारों, लेखकों और संगीतज्ञों की धन से जो क्या करता है, सेवा करता है, उसे कहते हैं पैट्रन। अच्छा, फिर इंसेंट्रिक क्या हुआ, इंसेंट्रिक हुआ अजीब सा बिहेव। ठीक है, स्ट्रेंज, अनयूजुअल यानी अजीब सा, सन की किस्म का चीज़ या व्यक्ति। पैराया क्या हुआ, पैराया हुआ आपका नीच जाति का मनुष्य। ठीक है, पराया। तो यानी यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर आपका एमेच्योर होगा। ये आपकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसे बाद में खुद से देख लेना। आगे देख लीजिए, ईडियम फ्रेज फिर से आ गया। कट डाउन का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ लीजिए। प्लीज कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस नाउ और यू विल फेस डिफिकल्टीज इन द फ्यूचर। बहुत आसान है, कट डाउन मतलब कम करना। तो कम के लिए कौन सा शब्द है यहाँ पर, रिड्यूस करना। ऑप्शन नंबर सी, आसान था भाई। उसका मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे वहीं पे दिख रहा था। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ग्रोन इन पॉट। पॉट के अंदर
छोटे छोटे पेड़ों की और झाड़ियों की जो फसलें लगाई होती है, आपने देखा भी घर में लगाए होते छोटे छोटे, उन्हें इनमें से क्या कहा जाता है? बोनसाई, श्रिम्प, बोनेंजा या पिग्मी? तो आपको पता है इसका ऑप्शन नंबर ए बोनसाई होता है। ये ऑलरेडी आपको पता भी है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है। अगला है, आपको इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जो सही तौर पे लिखा गया है। सही तौर पे कौन सा लिखा गया है? मेटालिक, विगरसली या क्रिस्टलाइजेशन या कैरिंग? तो क्रिस्टलाइजेशन ऑप्शन नंबर सी जो है सही लिखा है, बाकी मेटालिक की स्पेलिंग भी गलत है, कैरिंग की स्पेलिंग भी गलत है, विगरसली की स्पेलिंग भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एंटोनिम बताना है सर्टेनिटी का। एंटोनिम बताना है सर्टेनिटी का, ठीक है, सर्टेनिटी का आपको बताना है। सर्टेनिटी आखिरकार होता क्या है? सर्टेनिटी होता है किसी प्रकार की, जब आप किसी प्रकार में सर्टन हो, निश्चित हो कि भाई हाँ ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है कि बारिश लगने वाली है और थोड़ी देर में लग गई, दैट इज़ आप सर्टन हो कि बारिश बस लगने ही वाली है, ये वह निश्चित है, यानी सर्टेनिटी है। तो यानी इसका उल्टा बताना है। अगर आप सर्टन हो तो आपको वो वर्ड ढूंढना है जहाँ पे आप सर्टन नहीं हो। आसान दिख तो रहा है, डाउट। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज डाउट। अरे भाई डाउट ही तो है जिसमें हम सर्टेन नहीं है। अनरीजनेबल इस सवाल का नहीं होगा। अनरीजनेबल का मतलब हुआ जो बिल्कुल अनुचित है, असंगत है, यानी अनफेयर, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा है। डाइवर्ज क्या हुआ? डाइवर्ज हुआ किसी के सीक्रेट को बताना, ठीक है, किसी के सीक्रेट को क्या करना? बताना। तो ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड आगे देख लेते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। एस्वेज का एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है, ठीक है। एस्वेज का एंटोनिम सूद है, डिक्रीज है, रिलीव है या प्रोवोक है, ठीक है। क्या होगा भाई एस्वेज का एंटोनिम? एस्वेज का एंटोनिम क्या होगा? एस्वेज का एंटोनिम होगा, अगर मैं पहले आपको आंसर बताऊं तो आंसर तो आपको मैं बता देता हूं, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोवोक। अब बाकी के शब्दों का मतलब क्या वो भी जान लीजिए। पहले ये जानिए एस्वेज होता क्या है, ठीक है। एस्वेज का मतलब हुआ कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसको क्या करना? कम करना, यानी उसकी भावना की जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करना? कम करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप में से कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें क्रिकेट देखना बहुत ही गंदा सा लगता है, अनप्लेजेंट लगता है, बहुत ही खराब लगता है, ठीक है। अगर किसी बात से या मेरे कहने या किसी कहने पर अगर आपकी वो फीलिंग जो है, जो उसके प्रति जो आपकी गलत भावना है, अगर वो किसी प्रकार से कम हो जाए तो वो हुआ एस्वेज। यानी जो आप एक अंदर से बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो, यानी उसकी स्ट्रेंथ को यदि थोड़ा कम किया जाए, प्रतिकूल भावना को यदि थोड़ा कम किया जाए, दैट मीन्स वो है एस्वेज। तो एस्वेज हुआ लेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्या करना? थोड़ा कम करना किसी गलत चीज़ के प्रति। तो यहाँ पे प्रोवोक क्या हुआ? प्रोवोक हुआ बढ़ाना, तो ये तो प्रोवोक हो गया। उसके बाद ये सूद क्या हुआ? सूद हुआ किस चीज़ को काम करना, काम करना यानी आराम पहुंचाना। डिक्रीज क्या हुआ? घट कम होना। रिलीव क्या हुआ? रिलीव भी क्या हुआ? आराम पहुंचाना, ठीक है। तो प्रोवोक इसका सही आंसर होगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ठीक है। शब्द थोड़ा सा गहराई वाला है, मीनिंग भी गहरा है काफ़ी, है ना। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सिनोनिम बताने में एनॉर्मस का। सबसे पहले आपको सिनोनिम बताना है एनॉर्मस का। एनॉर्मस वो बहुत ही विशाल का है, बहुत ही बड़ा। तो इसको जो सेटिस्फाई कर रहा शब्द वो है मैसिव। मैसिव भी क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ऑर्डिनरी, लिमिटेड, एक्सपेंसिव नहीं होंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है, सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल देख लीजिए भाई। फिल इन द ब्लैंक है द चाइल्ड डैश दैट ही हैड ब्रोकन द वेस। द चाइल्ड डैश दैट ही ब्रोकन द वेस। चाइल्ड ने क्या किया? कलेक्ट किया, रिक्वेस्ट किया या डिमांड किया या एडमिट किया? क्या किया?
देखो चाइल्ड डैश दैट ही हैड ब्रोकन, यानी उसने तोड़ा है। अब वो इस चीज़ को कलेक्ट नहीं करेगा, वो एडमिट कर रहा है, वो बता रहा है। लड़के ने या बच्चे ने खुद ही मान लिया, एडमिट कर लिया कि उसने क्या किया है, बेस को क्या किया है, तोड़ा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आशा करते हैं आज का सेशन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। आपने ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले सेशन में हम फिर से मुलाकात करेंगे। आपको सेशन कैसा लगा हमें एक बार ज़रूर बताइए। ठीक है, और हमें इसमें क्या और बेहतर करना चाहिए जिससे चीज़ें आपके लिए और अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है, वो भी आपने हमें सुझाव देना है। अगले सेशन में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।